हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 6 है और चैप्टर का नाम है यहाँ पे त्रिभुज। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परिचय के साथ साथ एक्सरसाइज 6.1 हम हल करेंगे। तो इसमें एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3 में जितनी भी बेसिक चीजें यूज होना है तो परिचय के माध्यम से हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम परिचय में देखते हैं त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज के बारे में क्या होता है कि त्रिभुज जो होता है कि तीन भुजाओं से एक बंद आकृति जो बनती है उसको कहा जाता है त्रिभुज। अब जैसे एक भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई और तीसरी भुजा हो गई ये। इसको हम नाम दे देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये हो गया सी। तो इस आकृति को कहा जाएगा त्रिभुज, यानी कि हम इसको नाम दे सकते हैं त्रिभुज ए बी सी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि तीन भुजाओं की बंद आकृति को कहा जाता है त्रिभुज। अब यहाँ पे तीन भुजाएं कौन कौन सी हैं? तो एक भुजा है ए बी, दूसरी भुजा है यहाँ पे बी सी और तीसरी भुजा है सी ए। यानी देखेंगे तो एक भुजा ए बी हो गई, दूसरी भुजा यहाँ पे बी सी हो गई और तीसरी भुजा यहाँ पे हो गई सी ए। तो इस प्रकार से तीन भुजाओं से जो बंद आकृति बनती है उसको कहा जाता है त्रिभुज। इसके पहले हमने क्लास 9th में पढ़ा था सर्वांग सम के बारे में और यहाँ पे हमें पढ़ना है समरूप के बारे में, समरूपता कसौटी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि समरूप होते क्या हैं। समरूप के बारे में देखेंगे तो समरूप का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे देखेंगे समरूप, अगर हम इसको संधि विच्छेद करें तो सम का मतलब होता है बराबर और रूप का मतलब की आकृति, यानी कि जिनकी आकृति एक जैसी होती है उसको समरूप कहा जाता है। वो समरूप त्रिभुज भी हो सकते हैं, समरूप गोले भी हो सकते हैं, समरूप आयत भी हो सकते हैं, समरूप वर्ग भी हो सकते हैं। तो समरूप में कैसे होता है हम इसको देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे समरूप के बारे में देखेंगे, समरूप होता क्या है कि जैसे एक यहाँ पे 3 सेंटीमीटर रेडियस का गोला बनाया और दूसरा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर रेडियस का गोला बनाया, तो दोनों तो ये गोला है, देखने में एक जैसे लगेंगे, तो ये क्या होंगे? समरूप होंगे। समरूप का मतलब होता है कि जिनकी आकृतियां एक जैसी हों, आकार भले ही उनके बराबर हो या ना हो पर आकृतियां देखने में एक जैसे लगे, वो कहलाते हैं समरूप। जैसे एक त्रिभुज मैंने यहाँ पे छोटा सा बना दिया और दूसरा त्रिभुज बना दिया यहाँ पे बड़ा सा, तो ये दोनों त्रिभुज जो होंगे वो समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। इनकी आकृतियां एक जैसी हैं पर इनके आकार अलग अलग हैं। तो समरूप में आकृतियां एक जैसी होनी चाहिए, आकार भले ही कुछ भी हो। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे एक यहाँ पे छोटा सा वर्ग बना दिया और दूसरा यहाँ पे बड़ा सा वर्ग बना दिया, तो ये भी समरूप वर्ग कहलाएंगे। अगर इसी तरह से मैं यहाँ पे एक यहाँ पे बना दूं त्रिभुज और दूसरा बना दूं गोला, तो ये दोनों समरूप नहीं कहलाएंगे क्योंकि इनका जो रूप है वो एक जैसा नहीं है, तो ये समरूप नहीं कहलाएंगे। पर यहाँ पे त्रिभुज छोटा त्रिभुज है और बड़ा त्रिभुज है, तो ये दोनों समरूप कहलाएंगे। तो यहाँ से उम्मीद है कि समरूप समझ में आ गया होगा। अब जैसे हमने यहाँ पे समरूप समझ लिया, अब हम समझेंगे समरूप त्रिभुज होते क्या है। तो समरूप त्रिभुज का मतलब अभी मैंने यहाँ पे बताया था कि समरूप त्रिभुज होते क्या है। समरूप का मतलब तो हमने यहाँ पे देख लिया था, समरूप। अब हम देखेंगे समरूप त्रिभुज के बारे में, क्योंकि चैप्टर का नाम ही त्रिभुज है। अब समरूप त्रिभुज होता क्या है तो उसके बारे में देखेंगे। तो वे त्रिभुज जिनकी संगत भुजाएं एक दूसरे के समानुपात में होती हैं और संगत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, उनको समरूप त्रिभुज कहा जाता है। समरूप त्रिभुज की आकृति एक जैसे होती है पर उनका जो आकार होता है वो कुछ भी हो सकता है, ये मैंने अभी बताया था। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक चीज दी हुई है कि इनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है वो बराबर होना चाहिए, यानी कि वे त्रिभुज जिनकी संगत भुजाएं एक दूसरे के समानुपात में हो। समानुपात का मतलब है कि सारी भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर होना चाहिए। जैसे एक त्रिभुज यहाँ पे ले लेते हैं, ए बी सी। दूसरा त्रिभुज यहाँ पे ले लेते हैं, छोटा सा ले लेते हैं, इसका नाम दे दिया पी क्यू आर। अगर हम ये ले लें कि इसको थोड़ा सा और बड़ा ही ले लेते हैं,
इसका नाम दे दिया P, इसका नाम दे दिया Q और इसका नाम दे दिया R। इस भुजा को हमने लिख दिया 3, 4 और 5। इस भुजा का नाम हमने दे दिया 8, इसका दे दिया 6 और इसका नाम दे दिया 10। तो कह रहा है कि इस त्रिभुज की जो भुजा का अनुपात है, इस त्रिभुज की भुजा के अनुपात हम निकालेंगे और तीनों भुजाओं का जब अनुपात बराबर हो जाएगा तो उसे कहा जाता है समानुपात। अब जैसे देखेंगे यहाँ पे ए बी, यहाँ पे 3 है तो 3 का 2 गुना 6 होता है, यानी ए बी है। तो ए बी बटे हमें लिखना होगा पी आर के, क्योंकि ए बी बराबर 3 है और 3 का 2 गुना यहाँ पे 6 दे रखा है। और जब हम इसको काटेंगे तो ये आएगा 1/2। तो ए बी बटे पी आर बराबर आ गया 1/2। इसी तरह से हम देखेंगे ए सी। तो ए सी जब देखेंगे तो 4 का 2 गुना होता है 8, यानी कि पी क्यू। अब यहाँ पे ए सी का मान है 4। यह हम सबसे पहले देखें, इसको देख लेते हैं। ए बी हमने ले लिया, बी सी ले लेंगे। बी सी बराबर यहाँ पे 5 है और 5 का 2 गुना 10 होता है, यानी कि इसके बटे में आ जाएगा क्यू आर। बी सी बराबर 5 है और क्यू आर बराबर 10 है। तो 5 से हम इसको काटेंगे तो ये भी 1/2 आएगा। अब ये वाली भुजा ले लिया, ये भुजा ले लिया, बचा सी ए। 4 है, 4 का 2 गुना 8 होता है, तो हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा क्यू पी। तो यहाँ पे 4 है और ये बटे में हो जाएगा 8। तो 4 से हम इसको काटेंगे तो ये भी 1/2 आएगा, यानी इनका तीनों का जो अनुपात आया है वो बराबर आया है। तो इसे तब ये दोनों जो त्रिभुज होंगे वो समरूप त्रिभुज होंगे। अगर यहाँ पे जो अनुपात है वो बराबर ना होता तो ये त्रिभुज समरूप त्रिभुज नहीं होते। तो हमने देखा कि इसकी भुजाओं का जो अनुपात आया है, दोनों त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात आया है वो बराबर आया है। इस प्रकार से ये दोनों जो त्रिभुज होंगे वो समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। अब लिखेंगे कैसे? समरूप का जो साइन होता है वो ऐसे होता है। क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि जो सर्वांग सम का साइन होता है तो वो ऐसे होता है, बराबर लगेगा और ऊपर ऐसे। पर समरूप का जो साइन होगा वो इस प्रकार से होगा। अब हमें त्रिभुज लिखना भी पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले ए बी लिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी। तो ए बी के साथ हमने जो संगत भुजा लिया है दूसरे वाले त्रिभुज की, वो पी आर लिया है। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे ए बी है, बी के बाद हमने यहाँ पे सी लिया है, तो पी आर है, तो पी आर के बाद यहाँ पे हो जाएगा क्यू, इस तरह से। तो ये हो जाएंगे दोनों समरूप। यहाँ पे बराबर नहीं लगाएंगे, समरूप। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि त्रिभुज जो ए बी सी है वो समरूप है त्रिभुज पी आर क्यू के। क्वेश्चन लगाएंगे एक्सरसाइज 6.2, ज्यादा समझ में आएगा 6.3। अभी सिर्फ हम यहाँ पे परिचय देख रहे हैं। तो यहाँ से समरूप त्रिभुज कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे समरूपता कसौटी के बारे में, तो उसको भी हम देख लेते हैं। अब हम देखेंगे समरूपता कसौटी होती क्या है। तो समरूपता कसौटी 4 प्रकार की होती है। पहला है यहाँ पे कोण समरूपता कसौटी, फिर है यहाँ पे कोण समरूपता कसौटी, फिर यहाँ पे भुजा समरूपता कसौटी, और फिर यहाँ पे भुजा समरूपता कसौटी। यहाँ पे एस लिखा है, एस का मतलब होता है साइड, और साइड को हिंदी में कहा जाता है भुजा। यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो ए का मतलब होता है एंगल, और एंगल का मतलब होता है कोण, यानी एंगल, ANGLE, और एंगल को हिंदी में कहा जाता है कोण, इसीलिए इसको शॉर्ट में लिखा गया है ए। फिर यहाँ पे दिया हुआ है एस, एस का मतलब होता है साइड, और साइड को हिंदी में कहा जाता है भुजा। तो हम यहाँ पे पहले कसौटी देखेंगे कि यहाँ पे कोण समरूपता कसौटी होती क्या है। तो हम 2 त्रिभुज लेंगे। पहला त्रिभुज यहाँ पे ए बी और सी, और तीसरा यहाँ पे त्रिभुज ले लेंगे ये पी क्यू और आर। अब देखेंगे कि यहाँ पे इसको कोण का नाम दे दिया 60 डिग्री, इस कोण का नाम दे दिया हमने 70 डिग्री, इसी तरह से इसका हमने दे दिया 60 डिग्री, और इसका नाम हमने दे दिया 70 डिग्री। तो यहाँ पे दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे? जब इसके 2 कोण आपस में बराबर होंगे, तो ये दोनों त्रिभुज जो होंगे वो समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। तो अब देखते हैं कि कौन कोण किसके बराबर है। तो देखेंगे कोण ए बराबर 60 है और कोण क्यू बराबर भी 60 है।
इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पे कोण बी बराबर 70 है और यहाँ पे कोण पी बराबर 70 है। तो अगर दो कोण किसी भी त्रिभुज के दोनों दो दो कोण बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएंगे, उसे कहा जाता है कोण कोण समरूपता कसौटी। तीसरा भी उसी में ऐड हो जाता है कि यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि ये वाला जो कोण है वो 50 डिग्री है और ये वाला भी कोण 50 डिग्री है, यानी कि जो कोण सी है वो हो जाएगा कोण आर के। तो यहाँ पे देखेंगे ये भी कोण बराबर है, ये भी कोण, दोनों इस त्रिभुज का कोण इस त्रिभुज कोण के बराबर है। यहाँ पे देखेंगे कोण बी जो है कोण पी के बराबर है, कोण सी जो है कोण आर के बराबर है। तो इसको कहा जाता है कोण 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 समरूपता कसौटी। किसी भी त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर है तो वो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। तीनों त्रिभुज बराबर है, तीनों कोण बराबर है, तब भी वो समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। तो पहला नंबर कंप्लीट हो गया और दूसरा नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी क्या है और यहाँ पे भुजा 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 समरूपता कसौटी क्या है। तो सबसे पहले अब हम आते हैं तीसरे नंबर पे। इसको नंबर हटा देते हैं क्योंकि हमें तो पता है कि तीसरा नंबर ही पढ़ रहे हैं। तो एक त्रिभुज यहाँ पे मैंने बना लिया, उसी तरह का त्रिभुज एक बना लिया। यहाँ पे नाम दे दिया ए, यहाँ पे नाम दे दिया बी और यहाँ पे नाम दे दिया इसको सी। दूसरा त्रिभुज यहाँ पे नाम ले लिया, यहाँ पे ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। इस कोण का मैंने नाम दे दिया 50 डिग्री और इस कोण का नाम मैंने दे दिया 50 डिग्री। ये वाली भुजा का नाम दे दिया 3 और इस भुजा का नाम दे दिया 6 और इसी तरह से इस भुजा का नाम दे दिया 6 और इस भुजा का नाम दे दिया 12। अब यहाँ पे हम यहाँ पे भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा त्रिभुज अलग से बना लेता हूँ उसमें समझाने के लिए। अब जैसे यहाँ पे कोण है, ये कोण है, तो इसके एक तरफ कोण के एक तरफ भी यहाँ पे भुजा है, यानी कि एक यहाँ पे ए बी और सी ले लेता हूँ। तो यहाँ पे जो कोण है तो इसी से संबंधित हमें भुजा लेनी है, यानी कि भुजा ए बी लेंगे और भुजा ए सी लेंगे, हम भुजा बी सी को नहीं लेंगे। जैसे हम इस पे देखेंगे आकृति में, इसका जो कोण बी है, पहले तो हम देखेंगे कोण बी यहाँ पे बन रहा है और इसका कोण पी यहाँ पे बन रहा है। तो जो कोण बी बन रहा है वो कोण पी के बराबर है। इसी प्रकार से हम अब भुजाओं का अनुपात देखेंगे, यानी इसी से संबंधित एक भुजा है ए बी और इसी से संबंधित एक भुजा है यहाँ पे पी क्यू। अब इनका अनुपात देखेंगे तो ए बी बराबर है 3 और पी क्यू बराबर है 6 और इसको जब हम काटेंगे तो 1/2 आएगा। तो एक भुजा तो हमने ये ले लिया, दूसरी भुजा उसी कोण से संबंधित हमने देखा कि BC है और इसी P से संबंधित एक भुजा यहाँ पे ये दे रखा है PR। BC का मान यहाँ पे 6 है और PR का मान यहाँ पे देखेंगे तो 12 है। तो जब हमने इसको काटा तो ये भी 1/2 आया, यानी दोनों का अनुपात यहाँ पे बराबर आ रहा है और कोण भी दोनों के बराबर है। तो यहाँ पे लगेगा समरूपता कसौटी, भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी का यूज करेंगे। अगर इनका अनुपात बराबर नहीं होता तो ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होते। हमें कोण के साथ साथ ये भी देखना है कि दोनों का जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए। अब हम तीसरा सॉल्व करते हैं, यहाँ पे चौथा सॉल्व करेंगे भुजा 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 समरूपता कसौटी। थोड़ी देर के लिए अगर हम इस एंगल को हटा देते हैं, इस एंगल को हटा देते हैं और इसको हम मान लेते हैं कि भुजा जो AC है वो 5 है और QR है 10। हमने यहाँ पे AB और BC हमने निकाल लिया है। अब जो हमने यहाँ पे लिया है AC के बटे में हमें रखना है QR। AC का मान यहाँ पे 5 है और QR का जो मान है वो 10 है। इसको जब हम काटेंगे तो ये भी 1/2 आएगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो तीनों भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर है, यानी कि तीनों भुजाएं जो हैं वो समानुपात में हैं। तो इस कंडीशन में हम लगाएंगे यहाँ पे भुजा 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 समरूपता कसौटी। तो अगर तीनों का अनुपात बराबर है
तो वहां पे लगेगा भुजा 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 समरूपता कसौटी, और वो दोनों त्रिभुज जो होंगे वो समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। ये हो गया समरूपता कसौटी, इनका यूज ज्यादा है। अब एक प्रमेय आती है थेल्स की प्रमेय, तो उसको भी देख लेते हैं, वो लास्ट है। अब यहाँ पे एक प्रमेय दी रखी है थेल्स की प्रमेय, इसको हम 6.1 प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। थेल्स की प्रमेय को हम समानुपातिक प्रमेय भी कह सकते हैं, और इसको शॉर्ट में बीपीटी भी कह सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी ऑफ अ थेल्स। इसको शॉर्ट में हम बीपीटी भी कह सकते हैं, थेल्स की प्रमेय भी कह सकते हैं, समानुपातिक प्रमेय भी कह सकते हैं, यानी तीन प्रमेय के नाम से जाना जाता है। कुछ भी हम लिख दें, या तो हम जैसे क्वेश्चन आएगा तो वहां पे लिख सकते हैं कि 6.1 प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं कि बीपीटी से, या हम लिख सकते हैं थेल्स की प्रमेय से, या हम लिख सकते हैं समानुपातिक प्रमेय से। चार में से कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये थेल्स की प्रमेय होती क्या है। तो थेल्स की प्रमेय लिखा है कि त्रिभुज, तो सबसे पहले हमें एक त्रिभुज लेना है, बाद में हम दूसरा कुछ आगे पढ़ेंगे। ये हो गया एक त्रिभुज, और इस त्रिभुज का हर बार की तरह इसका भी नाम दे देंगे ए, बी और सी। तो कह रहा है त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ये हमने त्रिभुज की एक भुजा ले लिया बीसी। अब हमें समांतर पता है कि समांतर का मतलब क्या होता है कि अगर एक भुजा ऐसे है तो दूसरी भुजा भी ऐसे ही होना चाहिए, जैसे रेल की पटरियां होती हैं। अगर दूसरी भुजा ऐसे है तो पहली भुजा ऐसे है तो दूसरी भुजा भी ऐसे ही होना चाहिए। छोटी बड़ी हो सकती है, जैसे मान लीजिए कि ये इतनी बड़ी है और ये इतनी छोटी है, तब भी ये समांतर कहलाएंगी। यानी जिस डायरेक्शन में एक भुजा जा रही है ठीक उसी डायरेक्शन में दूसरी भुजा भी जानी चाहिए, तभी वो दोनों भुजाएं समांतर भुजाएं कहलाएंगी। तो आगे हम पढ़ेंगे तो लिखा है कि एक भुजा के समांतर, यानी कि हमने एक भुजा ले लिया बीसी, और इसी के समांतर खींची गई रेखा, जैसे बीसी है, इसी के समांतर हमने एक रेखा खींच दिया जो अन्य दो भुजाओं को काटती है। यानी कि एक भुजा हमने बीसी ले लिया और बीसी के समांतर एक रेखा यहाँ पे ले लिया, तो एक भुजा AB को काट रही है, दूसरी भुजा AC को काट रही है। तो लिखा है कि उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। समान अनुपात का मतलब क्या है कि जैसे हमने यहाँ पे ले लिया x और इसको हमने ले लिया y ले लिया, तो अब ये समान अनुपात में कैसे काटेगी कि यहाँ पे AX अपान XB जो होगा, अगर यहाँ पे हम पहले लिखेंगे कि अगर BC जो है, BC के समांतर हमने एक रेखा खींचा है XY, तो यहाँ पे जो लिखा है कि उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में काटेगी, यानी कि जो AX अपान XB का मान होगा वो बराबर हो जाएगा AY बटे YC के, AY बटे YC के। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेंगे हम उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है 3 और यहाँ पे दे रखा है 6, और यहाँ पे दे रखा है 6, या हम मान लेते हैं कि यहाँ पे दे रखा है 5। तो कह रहा है कि इस भुजा का अनुपात बताइए कि यहाँ पे YC का मान कितना होगा। तो हम इसी रूल में रखेंगे, इसी फार्मूले में हम रख देंगे, यानी AX का मान है 3 और XB का मान है 5 बराबर AY का मान यहाँ पे 6 है और YC का मान हमें निकालना है। तो जब हम 3 से कटेगा नहीं, तो YC को हम ले जाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू YC, और 5 का गुणा 6 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 30। हमें YC का मान निकालना है, तो YC बराबर हो जाएगा 30, और ये 3 गुणे में है तो बटे में आ जाएगा, तो 3 से हम काट देंगे तो ये हो जाएगा 10। तो इस प्रकार से हम इसका मान निकालेंगे 10। यहाँ पे थेल्स की प्रमेय यूज होगी, आगे प्रूव करने में भी थेल्स की प्रमेय का सबसे ज्यादा यूज है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि थेल्स की प्रमेय जो है वो कैसे यूज करना है। जो थेल्स की प्रमेय है उसको हम यूज कैसे करेंगे कि अगर एक भुजा के समांतर हमने दूसरी रेखा खींच दिया तो उनका जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। एक तो ये थेल्स की प्रमेय हो गई। अब आता है थेल्स की प्रमेय का विलोम। थेल्स की प्रमेय का विलोम।
अब थेल्स की प्रमेय का विलोम क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे थेल्स की प्रमेय पढ़ा है कि BC समांतर है एक्स वाई के, तो उनके जो भुजाओं का अनुपात होगा वो बराबर होगा। अगर विलोम क्या है कि अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है, यानी कि जो AX है और XB है का अनुपात बराबर हो जाएगा AY बटे YC के, तो जो यहाँ पे रेखाएं दे रखी होंगी वो समांतर होंगी, वो समांतर होंगी। अगर यहाँ पे समांतर है तो उनका अनुपात बराबर होगा, अगर अनुपात बराबर है तो वो समांतर होंगी। ये इसका विलोम होता है। तो यहाँ से जितना भी परिचय था वो कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 6.1 जो इसी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है यहाँ पे कि कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। यानी कि जो यहाँ पे ब्रैकेट में जो शब्द दिए हुए हैं इनका हमें सही प्रयोग करना है कि उसमें के जो रिक्त स्थान है उसकी जगह क्या आएगा। पहला हम देखेंगे कि सभी वृत्त, अब जो सभी वृत्त होते हैं वो कैसे होते हैं हमें इसके बारे में देखना है। तो अगर हम वृत्त के बारे में देखें तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे वृत्त जो हों वो एक ही रेडियस के हों, यानी एक ही त्रिज्याओं के हों। हो सकता है कि एक वृत्त छोटा हो, दूसरा वृत्त बड़ा हो, तीसरा वृत्त हो सकता है और बड़ा हो, तो वो सर्वांग सम तो हो नहीं सकते। सर्वांग सम का मतलब होता है कि एक उनकी आकृति एक जैसी हो और आकार भी एक जैसा हो, उसे सर्वांग सम कहेंगे। जिसकी आकृति एक जैसी हो पर आकार अलग अलग हो उसे हम समरूप कहेंगे। तो सभी जितने भी वृत्त होते हैं उनके आकार अलग अलग हो सकते हैं, तो उनको हम कहेंगे समरूप, ना कि सर्वांग सम। तो पहले वाले में हो जाएगा कि सभी वृत्त जो होते हैं वो समरूप होते हैं, यानी उनका आकार अलग अलग होता है पर आकृति एक ही जैसे होती है। दूसरा नंबर कह रहा है कि जो सभी वर्ग होते हैं वो समरूप होंगे, ना कि सर्वांग सम। हो सकता है कि जो वर्ग है, एक यहाँ पे मैंने छोटा सा वर्ग बना दिया और इसकी भुजा मैंने ले लिया 1 सेंटीमीटर। दूसरा मैंने यहाँ पे वर्ग बना दिया जिसकी भुजा है 2 सेंटीमीटर। तो इनके जो आकृति है वो एक जैसी है, यानी कि ये भी वर्ग है तो ये भी वर्ग है, पर इनके आकार अलग अलग हैं। इसकी 1 सेंटीमीटर की भुजा है और इसकी 2 सेंटीमीटर की भुजा है। तो जब आकार अलग अलग होते हैं तो वो समरूप होते हैं। तो दूसरे वाले का भी आंसर हो जाएगा समरूप। अब हम हल करते हैं तीसरा नंबर। तीसरे नंबर में भी क्या है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज होंगे वो समरूप होंगे, ना कि समद्विबाहु। समबाहु का मतलब होता है कि जिसकी सब भुजाएं बराबर हों। हमने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर का भुजा है इस त्रिभुज का। दूसरा हमने त्रिभुज ले लिया, इसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है, इसकी भी भुजा 2 सेंटीमीटर है, इसकी भी भुजा 2 सेंटीमीटर है। तो ये हो जाएंगे यहाँ पे समबाहु। तो पहले तीसरे वाले का आंसर हो जाएगा यहाँ पे समबाहु। चौथा नंबर दिया है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। समरूप यहाँ पे कह रहा है जब उनके जो संगत कोण हों वो बराबर हों और संगत भुजाएं जो हों वो समानुपाती हों। तो पहले वाले में हो जाएगा यहाँ पे बराबर, यानी कि जो संगत कोण होने चाहिए वो बराबर होना चाहिए और जो भुजाओं का अनुपात होना चाहिए वो समानुपाती होना चाहिए, यानी भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो ये दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट देख लिया। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। यानी कि हमें समरूप आकृतियों के उदाहरण देना है और ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं उनके भी उदाहरण देना है, वो भी दो दो। तो समरूप आकृतियों वाला पहले हम देख लेते हैं। तो पहला उदाहरण हम यहाँ पे देंगे कि दो यहाँ पे हमने सर्कल बना लिए अलग अलग रेडियस के, यानी अलग अलग त्रिज्याओं के दो यहाँ पे हमने सर्कल बना लिया। दूसरा हम यहाँ पे समरूप का उदाहरण दे देंगे कि एक हमने यहाँ पे त्रिभुज का ही ले लेते हैं क्योंकि हम चैप्टर त्रिभुज पढ़ रहे हैं। तो एक हमने यहाँ पे छोटा सा त्रिभुज ले लिया और दूसरा हमने यहाँ पे ले लिया बड़ा सा त्रिभुज। एक का हमने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं, दूसरे का हमने मान लिया यहाँ पे है। ये दो इसके उदाहरण हो गए समरूप आकृतियों के। समरूप आकृतियों का मतलब होता है कि जिनके आकार अलग अलग हों पर आकृति सेम हो। इसी तरह से दूसरा नंबर है ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, यानी कि अगर हम एक यहाँ पे गोला बना देते हैं तो दूसरा गोला नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पे त्रिभुज ले सकते हैं या स्क्वायर ले सकते हैं, कुछ भी हम ले सकते हैं। तो देखेंगे कि दोनों आकृतियाँ समरूप नहीं हैं।
यहाँ पे दोनों आकृतियाँ बराबर नहीं है, यानी एक गोला है और दूसरा त्रिभुज है। दूसरा इसी तरह से हम उदाहरण दे देंगे। यहाँ पे एक हमने बना दिया वर्ग, और एक हम यहाँ पे बना देंगे, कुछ भी हम बना दें, गोला बना दें, त्रिभुज बना दें, कुछ भी बना दें। वर्ग नहीं बनाना तो हम यहाँ पे आयत भी बना सकते हैं, या हम समलंब बना सकते हैं, कुछ भी हम बना सकते हैं। ये हो गया। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे गोला और त्रिभुज ले लिया। ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, यानी कि इनके रूप एक जैसे नहीं है, एक गोला है दूसरा त्रिभुज है। इसी तरह से यहाँ पे हमने दो आकृति ली है, एक वर्ग है और दूसरा समलंब है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। हमें सिर्फ उदाहरण देना था। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं है। यानी कि एक ये चतुर्भुज है और एक ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज का मतलब क्या होता है कि चार भुजाओं से मिलकर के जो एक बंद आकृति बनती है उसको चतुर्भुज कहा जाता है। यहाँ पे एक चतुर्भुज ये है, दूसरा चतुर्भुज ये है। अब ये बताना है कि ये समरूप है कि नहीं है। तो समरूपता होने के लिए क्या होना चाहिए कि इनकी जो भुजाओं का अनुपात है वो बराबर होना चाहिए, और संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। अगर संगत कोण और भुजाओं का अनुपात बराबर है तो समरूप होंगे, नहीं तो समरूप नहीं होंगे। हम यहाँ पे देखेंगे पी क्यू। अगर हम यहाँ पे पी क्यू बटे ए बी निकालते हैं, यानी इसकी भुजा का अनुपात इसकी भुजा के साथ, ये है 1.5 और ये है 3। दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30। अब इसको काटेंगे तो 15 के 15, 15 दूनी 30, या हम इसको ऐसे ही लिख दें, या हम काट दें 1/2 आएगा। इसी तरह से क्यू आर बटे हम लेंगे यहाँ पे बी सी। क्यू आर का मान भी 1.5 है, दशमलव हटा देते हैं, अभी यहाँ पे दशमलव हटा देते हैं, ऐसे ही हम प्रूव कर देते हैं 1.5 बटे 3। इसी तरह से हमने यहाँ पे आर एस लेना है, हमें आर एस, और यहाँ पे इसकी तीसरी भुजा है वो सी डी है। इसका अनुपात देखेंगे तो इसका भुजा है 1.5 सेंटीमीटर और इसकी भुजा है 3 सेंटीमीटर। इसी तरह से देखेंगे एस पी, और इसकी भुजा देखेंगे तो यहाँ पे है डी ए। तो इनका भी भुजा देखेंगे तो 1.5 बटे 3। तो हमने देखा कि जो भुजाओं का अनुपात है वो सब बराबर है, यानी इस सभी में 1.5 बटा 3, 1.5 बटा 3, 1.5 बटा 3, 1.5 बटा 3 आ रहा है। अब हम कोण के बारे में देखते हैं। यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, और यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है। यानी इसके जो चारों कोण हैं वो 90-90 डिग्री, यानी कि बराबर बराबर कोण बन रहे हैं। हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पे एक कोण छोटा है और दूसरा कोण बड़ा है, यानी एक कोण 90 से छोटा और दूसरा कोण 90 से बड़ा है। तो इनके जो कोण है वो बराबर नहीं है। भुजाएं भले ही बराबर है पर कोण बराबर नहीं है। तो ये जो त्रिभुज होंगे, चतुर्भुज हैं, वो समरूप नहीं होंगे। तो हमें लिखना भी होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे संगत भुजाएं, संगत भुजाएं बराबर हैं लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। अतः ए बी सी डी और पी क्यू आर एस समरूप नहीं हैं। इस प्रकार से यहाँ से एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया। एक्सरसाइज 6.2 की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।